में टीला बनाया जाता था। ये टीलों का क्षेत्र है, टीलों का खेत है। और वो टीले किसके? उनको बोलते थे थूक। थाप दिया, थाप दिया तो क्या बन गया? हाँ बौद्ध साहब, थाप दिया तो क्या बन गया? थूक। और थूक को जब लंबा करके बना दिया तो बोलने लगे स्तूप। थाप से थूक और थूक से स्तूप। तो ऐसे थपे हुए मिट्टी के टीलों का पंजाब, क्योंकि यहाँ पंचशील का आप बहता था। क्या बहता था? पंचशील का आप। पंचशील हवा में चलता था। और क्या था पंचशील? जो हमारे गुरुओं ने दिया। ये पीछे हमारे गुरु, इनके गुरु और गुरु, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, नशा पता नहीं करना, ये हमारे झूठ। ये जो 5 सील है, ये 5 सील हमारे 5 सील के ऊपर नाम पड़ा, जहां 5 सील बहते थे। चोरी चकारी नहीं करना, पंचशील का आब। आब माने बहना, आब माने पानी नहीं होता, आब माने बहना। कह रहे आबो हवा, बहता हुआ पानी और हवा, इसलिए इसका नाम पंजाब है। और पंजाब में जहां आज बैठे हैं, इसको बोलते हैं लोधियाना। और लोधियाना का पुराना नाम है बोधियाना, जिसको बना दिया लुधियाना। और गाली बनाया, लोध से गाली बनाया। अगर आप हिंदी में या आप संस्कृत में लोध का अर्थ ढूंढोगे तो गाली है, बहुत बुरी गाली है। पुरुष के जन्नान को बोलते हैं लोध, अगर संस्कृत में जाओगे हिंदी में। पर अगर पाली में जाओगे तो बोलते बोध, यानी ज्ञान हो गया, ज्ञान अर्जित हो गया। और यान माने होता है रास्ता। महायान, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान, रास्ता। यान माने अयन, यान माने मार्ग, रास्ता। तो यहाँ बोध का जो ज्ञान है, बोध का जो रास्ता है, यान है, वो ये जगह है जिसको बोलते हैं लोधियाना, जिसको आप लुधियाना बोलते हैं। और यहाँ सीखी बहुत होती है, सीखी यानी यहाँ शिक्षा बहुत होती है। संस्कृत में जिसको शिक्षा बोलते हैं, उसको पाली में और गुरुमुखी में सिख और सीखी बोलते हैं। तो यहाँ के लोग सीधे साधे पंचशील का जानने वाले, बड़े सिद्ध, और उनको बोलते हैं सिख, यानी सीखा हुआ। और उसको बोलते हैं शिक्षण, यानी शिक्षण, बाद में बदला शिक्षण। तो ये सेंटर रहे हैं शिक्षा के, सिक्खी के, सिख के। और यहाँ के सारे लोग लगभग सिख, सफेद कपड़ों में, सीधे साधे, ना व्यभिचार करने वाले, ना हत्या करने वाले, ना झूठ बोलने वाले, ना किसी का कत्ल करने वाले, और ना ही किसी को मारने वाले। ऐसे लोग सारे के सारे जो पंचशील की बात मानते। यहाँ नशा हो गया, यहाँ शराब बह गई, बड़ी बड़ी बातें हुई, क्योंकि जहाँ पंचशील खत्म करना हो उसको उल्टा कर दो। जो बातें पंचशील के आब में उनको उल्टा कर दो। तो नाम पंचशील का आब है, पर काम उल्टा, पतन का रास्ता पूरा पूरा चल रहा है। यहाँ से लेके वहां तक जितने टीले मिलते हैं, वो सारे टीले सिद्ध पुरुषों के हैं। उसमें भिक्खु भी हो सकते हैं, उसमें गुरु नानक के टीले भी हो सकते हैं, उसमें गुरु रविदास जी के टीले हो सकते हैं, उसमें कबीर साहब के हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे गुरु रहे यहाँ से लेके वहां तक, नाम पता नहीं कितने हैं, पर सारे के सारे कौन? समण। सज्जे। कौन? सज्जे। सज्जे क्या होता है? अगर सज्जा जानना हो तो पहले जानो खब्बे। अब खब्बा क्यों होता है? किसे पूछो खब्बा क्या है तो बोलता है खब्बा बोलते हैं उल्टे हाथ को। पर खब्बा जो शब्द है वो काबा से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? काबा से बोलते हैं खब्बा, काबा, खब्बा। और काबा अगर इधर को मुंह करके खड़े हो जाओ तो काबा किधर आएगा? पश्चिम में, वेस्ट में आता है। आता नहीं आता है। तो हम जो उधर के लोग आए हुए हैं उनको बोलते हैं खब्बे। तो इधर वाले हाथ वाले को क्या बोलते हैं? सज्जे। सज्जे। सज्जे मतलब सज्जन, सज्जे मतलब सज्जन। यहाँ हम रे लगाते हैं नए की जगह, तो क्या बोलते हैं? सज्जन। और सज्जन को क्या कहते हैं? समण। समण से सज्जन, और सज्जन से सज्जे, और सज्जे से सज्जा, और सज्जे से सीधा। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? समण और वमन। सारी कहानी वही है। अगर आप ढूंढोगे और आप पाओगे तो आपको एक एक शब्द वो बोलता हुआ मिलेगा कि कौन खब्बा और कौन सज्जा। मेरे खब्बे नू मतलब ये उल्टा है, ये उधर से आया है, ये उल्टा है।
इसका भाषा, इसका बोलचाल, इसका रहन सहन, इसका खान पान खब्बा है, काबा की तरफ से आया हुआ है, उल्टा है। और ये लोग सज्जन हैं, सज्जे हैं, समण हैं, ये लोग यहाँ के हैं जो यहाँ रहते हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। तो इसलिए सीधे हाथ को कहते हैं सज्जा, उसको कहते हैं खब्बा। तो कोई पूछे कि आप कौन हो, तो पूछे कि मैं कौन हूं, तो कितने टुकड़ों में हमें बांटा हुआ है, कितने टुकड़े हम बताते हैं, कभी सोचते नहीं। हमको कह दे हम कौन हैं, हम सिख हैं, पर गुरु नानक ने तो सिख ही नहीं दी, उन्होंने तो शिक्षण दिया, उन्होंने पग नहीं दी, उन्होंने परंपरा नहीं दी। उन्होंने क्या कहा? चोरी नहीं करनी, चकारी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, और आपको अपने मन को शुद्ध रखना है। बाद में परंपराएं बनी उनकी, और ड्रेस कोड भी बना, बाद के लोगों ने बनाया। पर गुरु नानक से पहले क्या कोई गुरु नानक को मानने वाला था? जब गुरु नानक नहीं थे तो क्या गुरु नानक की वाणी थी? जब गुरु रविदास नहीं थे तो क्या गुरु रविदास जी उनकी वाणी थी? जब कबीर साहब नहीं थे तो क्या कबीर साहब की वाणी थी? और जब मोहम्मद साहब नहीं थे तो क्या मोहम्मद साहब की वाणी थी? और जब मोहम्मद साहब से पहले ईसा मसीह नहीं थे तो क्या यहाँ कोई ईसाई था पूरी दुनिया में? और जब बुद्ध और महावीर जैन 2600 साल पहले नहीं थे दुनिया में तो क्या कोई बौद्ध और जैन था? तो जवाब आता है कि नहीं। संत के आने के बाद संत की परंपराएं बनती हैं। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब वो आए दुनिया में और उन्होंने जब इस्लामी सिखाई, उसके बाद लोग मुस्लिम हुए, उससे पहले मुस्लिम नहीं थे। जब बुद्ध आए और बुद्ध ने आके यहाँ लोगों को सिखाया तो लोगों ने अपने आप को बुद्धिस्ट कहना शुरू किया, उससे पहले नहीं। बुद्ध ने भी अपने आप को कभी बुद्धिस्ट या बौद्ध नहीं कहा। जब महावीर जैन आए तो महावीर जैन ने जब सिखाया केवल है तो उन्होंने अपने आप को जैन नहीं कहा, वो महावीर थे, वो जिनेंद्र थे, जिन्होंने अपने जिनों को जीता, दुखों को जीता। तो फिर हम हैं कौन? अगर मजहब और मत के हिसाब से बात करें तो ये तो बदलते रहते हैं। भारत का संविधान भी कहता है कि जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे मत अपनाओ, अपनाओ अपनाओ मत अपनाओ, पर संविधान के लिए बराबर है। तो मत आपका अपना मामला है, जो आपको अच्छा लगे वो अपनाओ, जो अच्छा ना लगे वो मतलब, जो गुरु आपको अच्छा लगे, जो वाणी अच्छी लगे, पर सारी समणों की वाणी एक है। चाहे वो मोहम्मद साहब की वाणी है, चाहे कबीर साहब की वाणी है, चाहे गुरु रविदास जी की वाणी है, चाहे नानक साहब की वाणी है, चाहे वो आपकी चोखा मिला की वाणी है, चाहे आपके गुरु भाईदास जी की वाणी है, चाहे किसी की भी गुरु की वाणी है, वो सभी ये कहते हैं चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीनी है, नशा पता नहीं करना है। ये सारी बातें वो बताते हैं, हत्या नहीं करनी है। बताओ किसी गुरु ने अगर ये कहा हो कि ये काम करने हैं, किसी समण गुरु ने ये कहा हो कि ऐसा काम करो? किसी गुरु ने नहीं कहा। तो जब आप ये बताते हो कि मैं फलाने गुरु का चेला हूं, तो आप एक छोटे से दायरे में बंध जाते हो, उस गुरु के चेले बन जाते हो, और फिर दूसरे गुरु के चेले से लड़ना शुरू कर देते हो। वो गुरु भी हमारा, ये गुरु भी हमारा, पर इस लड़ाई का फायदा कुछ लोग उठा जाते हैं, आपस में लड़ा जाते हैं और हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी सुरक्षा को वो ले जाते हैं। ये पहचान जो होती है, इस पहचान को बोलते हैं मत, मतांतर की पहचान, रिलीजियस की पहचान, धर्म की पहचान, गुरु की पहचान, संप्रदाय की पहचान। ये बदलती रहती है। ये एक बड़ी पहचान भारत में चलती है। तो दूसरी पहचान क्या चलती है? दूसरी पहचान चलती है राजनीतिक पहचान। हमारे जितने ये समण बैठे हुए हैं, इनको अलग अलग पार्टियों में तोड़ा जाता है। तू फलानी पार्टी का, तू फलानी पार्टी का प्रधान, तेरे को ये पार्टी के बना देते हैं, ये पार्टी हमारी, ये पार्टी तेरी। और सारे जितने समण बैठे हुए हैं वो आपस में ही लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध में वोट डालते रहते हैं, और किसी को कुछ नहीं मिलता। अपने ही भाइयों के विरुद्ध में खड़े होकर अपने ही भाइयों का पैसा बर्बाद करके और अपना पैसा बर्बाद करके और अपने ही अधिकारों को खत्म कर देते हैं और टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जबकि संविधान ये कहता है इकट्ठे होके आओ, कम से कम 51% आओ तो मैं अधिकार दूंगा। अगर 51% से कम आए तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर 51% नहीं इकट्ठा होने देते। हमको अलग अलग पार्टियों में नेता ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं, पर कभी ये नहीं कहते भाई हम तो एक ही परिवार के लोग हैं,
कोई सिख हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई कबीर हो सकता है, कोई गुरु भाईदास हो सकता है, कोई फलानी पार्टी का हो सकता है, कोई फलानी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, पर हमारा ओरिजिन तो एक है। हम हैं तो सारे के सारे एक ही परिवार के लोग, फिर हम अलग अलग क्यों हैं? ये दूसरी हमारी आइडेंटिटी है जो हमें परेशान करती है और जो हमारे टुकड़े करती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म करती है। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या है? तो बंगाल का है, तो बिहार का है, तो पंजाब का है, तो अफगानिस्तान का है, तो ईरान का है, तो अमेरिका में रहता है, तो इधर महाराष्ट्र का है, मराठी बोलता है, बंगाली बोलता है, कन्नड़ बोलता है। भाषा पे और भौगोलिक स्थिति को देख के लड़ाया जाता है। महाराष्ट्र वाले में कहते हैं इन बिहारियों को बाहर निकालो। अरे बिहार क्या अमेरिका का स्टेट है क्या जो तुम उनको निकालोगे? तो कहते हैं जी राजस्थान वालों को काम नहीं देना। अरे राजस्थान क्या उधर ब्रिटेन का कोई अंग है क्या? ये भारत का हिस्सा नहीं है क्या? ये समझ लोग नहीं है क्या? पर लड़ाया जाता है स्थानीय फायदे के लिए, और हमको जानकारी नहीं है कि वो सारे हमारे बहन भाई हैं और हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। वो हमको बांटा जाता है, वो हमारी पहचान बताई जाती है कि ये हमारी पहचान है। और जो सबसे खतरनाक पहचान जिसका हमें बहुत सालों से नुकसान हो रहा है, वो है हमारे काम की पहचान। काम की पहचान, और काम की पहचान भी कौन से लेते हैं इसको ध्यान से सुनना और इसका खूब जिक्र करना अपने घर में जाकर, रिश्तेदारों में जाके, क्योंकि हमारे कैसे कैसे नाम रखे गए हैं 3 फायदों के लिए। एक हमारा बच्चों को पढ़ाई में रिजर्वेशन, एक हमारा MP MLA का रिजर्वेशन, और एक हमारा नौकरी का रिजर्वेशन। ये 3 रिजर्वेशन हमें मिलते हैं, जो फायदे मिलते हैं। इसके लिए बाबा साहब ने मांगा नहीं था। बाबा साहब ने सेपरेटेड इलेक्टोरल की बात की थी कि हम अपने लोगों को खुद चुनेंगे, अपने नियम खुद बनाएंगे, अपने नियम खुद पास करेंगे। हमें आरक्षण का तो जिक्र भी नहीं था कहीं। पर वमन लोगों ने दूर से भाप लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो लेने जा रहे हैं वो सेपरेट राज्य से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेपरेट राज्य में तो सिर्फ राज्य की संसाधन आपको मिलेंगे, पर पूरे देश में जब आपके सारे लोग इकट्ठे होकर वोट करेंगे और अपने अधिकार लेंगे, अपने नियम बनाएंगे, तो पूरे देश में अपना हिस्सा पूरा लेंगे। क्योंकि संविधान में नियम पास होगा कि बजट है हमारा तो हमको मिलना ही है। हमारे लोग वहां खड़े होंगे और हम ही उनको चुनेंगे, कोई पार्टी उनको नहीं चुनेगी। बाबा साहब ने बहुत दूर का, क्योंकि बाबा साहब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है, पर उन लोगों ने चाल चली और उन लोगों ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे। हमारा जो समझौता हुआ वो अंग्रेजों से हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का समझौता अंग्रेजों से हुआ। उसमें मोहनदास करमचंद पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा निगोशिएशन हो रहा है अंग्रेजों की गवर्नमेंट है उससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और डॉक्टर अम्बेडकर जो 6 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे, जो समणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ज्यादा दबे हुए समण हैं। पर बाद में ब्लैकमेल किया गया, और समझौते में ब्लैकमेल करने कौन आया? जिसका दूर दूर तक नाम नहीं, जो इनवैलिड आदमी था, जो अथोराइज नहीं था, अनऑथराइज आदमी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो समझौते में है ही नहीं, उससे समझौता कैसे दोबारा आप ठीक कर लोगे? जब एग्रीमेंट मेरा और मेरी वाइफ के बीच में, तो तीसरा आदमी कौन? पर वो तीसरा आदमी आया और उसने एक दबाव बनाया पूरे उसमें देश के अंदर। उसने कहा डॉक्टर अम्बेडकर आपके लोग मारे जाएंगे अगर आप इस समझौते में हस्ताक्षर नहीं करोगे। आपको हम कुछ नौकरियों में छूट, कुछ हम पढ़ाई में छूट दे सकते हैं, बाकी ये सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पास में संघ नहीं था, संगठन नहीं था, अकेले थे। रोए और वहां जाके साइन किया। वो हमारी गुलामी का साइन वहां हुआ। तो वो जो समझौता हुआ हमारा, वो इलीगल है। उस समझौते के कारण ही उसमें एक शब्द लिखा गया कि आपको अपना एक पहचान देनी है जिससे कि आपको फायदे हों, और वो पहचान जो है वो गाली पहचान, वो जात की पहचान, उसका नाम लिखा गया। चूड़ा, चमार, भंगी, खटीक, पासी, धोबी, ये नाम उसमें लिखे गए। महार, कुमार, ये नाम उसमें लिखे गए। ये नाम क्या है? ये नाम काम है। क्या है? काम है। पर ये कौन से काम है? ये वो काम है जब हम सम्राट अशोक रहे, जब हम विश्वगुरु बुद्ध रहे, जब हम विश्वगुरु महावीर जैन रहे, जब हमने वहां जीवक जैसी बहुत बड़े डॉक्टर रहे और हमने तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियां चलाई, लोगों को पढ़ाया, जब हम सुदत्त जैसे इंटरनेशनल व्यापारी थे, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान चढ़ाके थे, जब हमारी सेनापति थे, जब हम लेखक थे, जब हम पाठक थे। उस समय के बाद जब हमारी अवनति होनी शुरू हुई
और अवनति के बाद में जो काम युद्ध हारने पे हमको दिए, टट्टी उठाने का, झाड़ू लगाने का, बर्तन धोने का, बर्तन बनाने का, कपड़े धोने का, उन कामों के नाम है ये जो हमारे कभी बाप दादाओं के बाप दादाओं ने पता नहीं किए भी या नहीं किए, इसका कोई सबूत नहीं। वो काम लिखे जाते हैं इसके अंदर। तो जब काम का नाम ही लिखना है तो काम का नाम अब का लिखो ना, अब का नहीं लिखा जाता। आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बच्चे इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या उपाधियां हैं हमारे पास में, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई हमारे गुरु हैं। तो हमारी जात क्या होगी काम के हिसाब से? क्योंकि जात का मतलब समझो, जात का मतलब क्या है। घर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं? नवजात। नव चमार नहीं बोलते, नव कुम्हार नहीं बोलते, नव वाल्मीकि नहीं बोलते, नव महार नहीं बोलते उसको, नव सैनी नहीं बोलते, नव उसको जाट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नवजात। नया नया जात हुआ है, पैदा हुआ है। पैदा होने को बोलते हैं, उत्पत्ति को बोलते हैं जात। तो जो हमारे बाप दादाओं ने कोई काम उत्पन्न किया या नहीं किया, कुछ ना कुछ करते होंगे। अगर बर्तन बनाने का, उत्पन्न करने का काम किया तो कह दिया कुंभ बनाया है तो कुंभकार हो गया। अगर खेत में कसक चलाया है, खेचा है उसको, कसा है उसको तो कह दिया कसक हो गया। अगर सेना में भर्ती है तो कह दिया सैनिक हो गया। अगर कहीं कपड़ा बन रहा है तो उसको कह दिया बुनकर हो गया। ये काम जो कर रहे हैं उनके काम के नाम को जात बोलते, क्योंकि वो उत्पन्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और जो उत्पन्न नहीं कर रहा, जो उत्पन्न नहीं करता, उसका कोई जात नहीं होता भारत में। ये कमाल की बात है कि हमारे लोगों को ये ध्यान ही नहीं है इस बात का कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ उत्पन्न नहीं करते और उनका जात नहीं है। ध्यान ही नहीं है किसी को इस बात का कि बिना जात के लोग भी घूम रहे हैं और बिना जात के लोग हम पे राज कर रहे हैं। तो वो काम क्या करते थे? क्योंकि भारत में रहेगा तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा, भारत में रहेगा तो कोई तो काम करेगा। पर हमारे समणों ने कभी मांगा नहीं, याचना नहीं की। तो याचना करने वाला कौन है? एक गरीब याचक बमण ब्राह्मण याचना करता है। यही कहानी सुनते ना सारे? जी। जोर से बोलो, यही कहानी सुनते ना सारे? जी। किसके दरवाजे पे करता है? समण के। किसके दरवाजे याचना करता है? कहानी पूरी कर लो इसको। आगे से जब कहानी पढ़ो तो पूरी लिखा करो। एक गरीब याचक बमण याचना करता है समण के दरवाजे पर। और क्यों करता है? क्योंकि बाहर से आया हुआ आदमी यहाँ कुछ उत्पन्न नहीं करता, उसका बाप दादा नहीं है यहाँ, वो बाहर से आया है। जब वो कुछ उत्पन्न नहीं करता तो उसका जात नहीं है, तो याचना ही करेगा। लड़ नहीं सकता हमसे, क्योंकि हम शेरों की संतान है, हम बाघ मारे हैं, हम शेर सिंह हैं। बाघ मारे मतलब बाघ को मारने वाले, शेर सिंह मतलब शेर पर सवार होने वाले लोग हैं। हम शिकार करने वाले लोग रहे हैं। तो ऐसे लोग जो रहे हैं उनसे कोई युद्ध करेगा? किसी की हिम्मत है? और हमारी कितनी बड़ी मेजोरिटी है। तो बाहर के जितने लोग आए सबने याचना की। इसलिए सारी कहानियों में मिलता है एक गरीब याचक बमण याचना करता है। तो बमण नाम कैसे पड़ा? बात यह है कि बमण नाम कैसे पड़ा, क्योंकि 13 प्रकार के लोग देश में आए बाहर से। कुछ मध्य एशिया से आए, कुछ मंगोल से आए, कुछ अरब से आए, कुछ इधर अरब की खाड़ी में से आए, कुछ पीछे से आए। तो ये जितने भी लोग आए, हमने उनको क्या कहा? बाहर से आए हुए लोग को क्या कहते हो आज के समय? विदेशी, क्योंकि हम अपने इसको देश बोलते हैं। पर उस समय देश विदेश शब्द नहीं था, क्योंकि देश का मतलब देशना होता था। देश का मतलब जो देशना देता है उसको देशी बोलते थे। तो यहाँ के लोग देशना देते थे, उपदेश देते थे, इसलिए उनको देशी बोलते थे कि ये देशी हैं, उपदेश देते हैं, देशना देते हैं। और जो अलग हैं इससे उनको विदेशी बोला करते थे। पर बाहर के लोगों को हमने एक नाम दिया, ये सारे के सारे लोग बम हैं। बम मतलब उल्टे, खब्बे हैं, खब्बे। ये सज्जे नहीं है, ये सम नहीं है, ये सीधे हाथ वाले नहीं है, ये वाम पक्ष वाले खब्बे लोग हैं। कैसे खब्बे हैं? इनका रंग अलग है, इनका रूप अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनका खाना पीना अलग है। ये अपने साथ महिला को लेकर नहीं आए, ये कोई काम नहीं जानते हैं,
इनके शादी भी अलग हैं, इनका कोई उत्सव नहीं है, इनका कोई त्योहार नहीं है, इनका कोई फेस्टिवल नहीं है, इनकी कोई कल्चर नहीं है, इनकी कोई सभ्यता नहीं है। ये खाना बदोश लोग हैं। खाना को ढूंढते ढूंढते, खाने के सामान को ढूंढते ढूंढते आए हैं, क्योंकि जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ जानवर नहीं है, वहाँ पेड़ नहीं है। इसलिए ये लोग खाना ढूंढते ढूंढते आए हैं। ऐसे खाना बदोश लोग अलग अलग समय में सैकड़ों सैकड़ों साल के अंतर में 13 प्रकार के आइडेंटिफाइड हैं भारत के अंदर जो रहते हैं। तो हमने सभी को क्या कहा? वम का वम, क्योंकि सारे उल्टे हैं। हमें किसी की बात ही समझ में नहीं आई, तो हमने कहा भाई समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमसे उल्टे हैं, तो हमने वम कहा। और वम में अगर ले लगा देते हैं तो साहित्य के हिसाब से नाउन बन जाता है, तो वम का वमन बन गया। इसलिए हमने सबको वम कहा, और उन्होंने बाद में संस्कारित करके बदलकर वमन का ब्राह्मण किया और समन का श्रमण किया। बस यहाँ से हुआ सत्यानाश, हमारा बेड़ा गर्क यहाँ से हुआ है। क्योंकि अगर हम समन कहते हैं अपने आप को, तो हम किसकी संतान हैं? हम सम्राट अशोक की संतान हैं, जिसने ईरान से लेके और थाईलैंड तक तलवार के दम पे पूरा एक महाभारत बनाया, पूरा एक महाभारत, और जिसको बाद में लोगों ने छल कपट से लेके उसको फिर दोबारा भारत बना दिया। अफगानिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी हाथ से चला गया, नेपाल भी चला गया, भूटान भी चला गया, थाईलैंड भी चला गया, ईरान भी चला गया, पाकिस्तान भी चला गया, सारे देश चले गए हमारे हाथ से। इतनी मेहनत से हमने जीत के उसको महाभारत बनाया, इसको फिर छोटा सा भारत कर दिया। इतना बड़ा राजा कौन? समण। तो अगर समण शब्द कहोगे तो राजा की संतान हो। तो जीवक जैसा हमारा डॉक्टर जो खोपड़ी फाड़ के इलाज करता था और खाट से बांध देता था, उस जमाने में खोपड़ी का इलाज किया, उसने लिखा हुआ है किताबों के अंदर, खाट से बांध देता था ताकि खोपड़ी हिले ना, 7 दिन तक खोपड़ी ना हिले, ताकि जुड़ जाए। वो बुद्ध का भी इलाज करता था, वो पसंजीत का भी इलाज करता था। इतना इतना काबिल वो डॉक्टर था। और ऐसी यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला, तो वो जो यूनिवर्सिटी हमारे लोग चलाते थे, कितने कितने बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट थे। सड़कें बनाने का काम हमारा, अस्त्र बनाने का काम हमारा, गाड़ी घोड़ा बनाने का काम हमारा, सारे काम हम करते थे। किसानों के हल वगैरह बनाते, इंजीनियर हम थे। तो समण कहोगे तो इंजीनियर हो जाओगे, डॉक्टर हो जाओगे। तो व्यापारी हमारा कौन? सुदत्त जैसा व्यापारी, जो यहाँ से माल भर भर के ईरान को बेचा करता था और रास्ते में जाता था पूरी सेना लेके। तो कौन कहोगे अपने आप को? विदेशी व्यापारी, जो विदेश का व्यापार करता है, सुदत्त जैसा। तो सब जो बुद्ध जैसा व्यक्ति है उसको कहोगे ये विश्वगुरु है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर बुद्ध को ही विश्वगुरु मानते हैं और बाकियों की इतनी पहचान नहीं है। 4 अरब लोग हैं जो बुद्ध को अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं पूरी दुनिया में। भारत का है बुद्ध और बुद्ध को सब मानते हैं, तो विश्वगुरु बुद्ध है। तो समण कहोगे तो इनकी संतान है, और इसको बदल के अगर श्रमण कहेंगे तो श्रम को ही शैतान है। ये श्रम शब्द ही नहीं है हमारे यहाँ पाली में, पर ये बदला गया तो कह दिया आप श्रमण हो, आपकी सभ्यता श्रमण है, श्रमण की जगह अब आप श्रम करो। अब आपको राजा बनने की जरूरत नहीं है, और आप गर्व से कहो कि आप श्रमिक हो, और खूब नाचो ताज रख रखे कि हम तो श्रमिक है, बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। राजा बनने का मत सोचना। अब आप सम्राट अशोक की संतान नहीं हो, आप श्रमिक की संतान हो। अब आप लेबर ही रहो पूरी जिंदगी। आपके जो वंशज थे, जो राजा महाराजा थे, भूल जाओ उनको। अब आप श्रमिक, अब आपको श्रमिक बना दिया तो आपको श्रमजीवी कार्ड देंगे, श्रम करवाएंगे, श्रमिक हो, और आपको श्रमण की संतान कहेंगे, बस यही कहेंगे। वहां से बेड़ा गर्क हुआ। तो ये जो पहचान हुई, काम की पहचान, जिसको जात या जाति बोलते थे, इसको बदलने को तैयार नहीं वो लोग, और उनको बदलनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलनी चाहिए? क्योंकि अगर वो बदलेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपकी जातें बदल के ये कह दिया कि आप आज डॉक्टर हो, फलाना हो, ढलाना हो, ऐसी बात, आप इंजीनियर हो, आप किसान हो, आप कसक हो, तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जात नहीं है। आप फौरन कह दोगे तुम तो याचक हो। बमण की कोई कास्ट नहीं होती। आप पूरा इतिहास ढूंढ लेना, कोई सर्टिफिकेट ले आना, कोई दिखा दे तो हम आज से ये प्रचार करना छोड़ दें। बमण का कोई कास्ट नहीं होती भारत में। बमण अपने आप को बमण कहता है, और बमण देशी नहीं होता, वो भारत का नहीं है। वो सबसे पहले कहता है आई एम बमण, जब विदेश में जाता है। आई एम ब्राह्मण, वो ये नहीं कहता है कि आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, वो ये ऐसा नहीं बोलता। वो हमेशा कहता है आई एम ब्राह्मण। वो अपने किसी बमण को हमेशा अपना इंट्रोडक्शन कहता है आई एम ब्राह्मण। वो कभी नहीं कहता कि आई एम इंडियन या आई एम भारतीय, क्योंकि वो भारतीय नहीं है और वो इंडियन नहीं है। वो बाहर से आए हुए, वो स्वीकार करते हैं इस बात को, अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं
पर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम समन हैं। तो एक बार जरा जोर से बताओ कि हम कौन हैं? समन। किसी को डाउट हो तो जरा हाथ खड़ा करना। किसी को डाउट हो कि ये कहने में कि हम समन नहीं है, हाथ खड़ा कर दो, डाउट दूर करते हैं। भाई दिल्ली से आते पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, बहुत टाइम लगता है, फिर दोबारा आने में बड़ी दिक्कत होती है, पैसा लगता है, इतने पैसे नहीं है हमारे पास में। तो सबका डाउट क्लियर है, तो सारे समन है। तो कोई सिख है, कोई कबीर वाला है, कोई रविदास वाला है, कोई वाल्मीकि वाला है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपका मजहब, आपका मत आपके साथ, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्ति के खुद के लिए है, खुद के लिए है ना। अगर आप सिखी हो तो खुद के लिए हो ना, पर आप समण हो या बमण हो ये तो तय हो गया। तो अगर आप समण हो तो फिर हमारे भाई हो ना, हो या नहीं हो, पर मजहब आपका अपना है। संविधान भी ये कहता है कि आप कोई सा मत मानो, मानो या मत मानो, वो आपकी लिबर्टी, वो आपकी छूट है। पर अगर आप मर भी जाओगे ना, मर भी जाओगे तो भी समन पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है कौन मरा? समन। पैदा कौन हुआ? समन। और आप लाख कोशिश कर लो कि मैं वमन बन जाऊं, कोई रास्ता नहीं है। वमन वमन ही रहेगा और समन समन ही रहेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो सोचो जरा 2 मिनट के लिए कि भारत में वमन इतने दिन से रहते हैं, तो क्या वो अपने घर में आपको अलाउ करते हैं? क्या आपके संस्कार उनके संस्कार मिलते हैं? क्या आपकी सभ्यता उनकी सभ्यता मिलती है? क्या वो आपको पास बैठाना पसंद करते हैं? पर यह बात उल्टी है, हमारे बुजुर्गों ने कभी उनको पास ही नहीं बैठाया। हमारे बुजुर्ग बहुत ऊंचे रहे, वो अछूत थे। अछूत मतलब जिनको छुआ ना जा सके। कौन? हाँ, इतने ऊंचे जिनको छुआ ना, उनको अछूत बुला करते थे। अछूत का अछूत हुआ यानी कि वो इतने ऊंचे पायदान पे, इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, इतने जानकार लोग थे, और वो इनको पास नहीं बैठाते थे। अरे याचक लोग हैं, कुछ जानते नहीं, खाना बोलते थे, हटो, हमारी गली में नहीं आ सकता था। हमने उनको अनटचेबल घोषित किया, हमने। पर जब हम युद्ध हारे तो उल्टा हो गया। अभी फिर इकट्ठे हो जाओ, आज भी हम उनको अलाउ नहीं करते, वो हमें अलाउ करते ऐसा नहीं है। वो तो हमारे पैरों में, अभी बहन मायावती जी थोड़ी सत्ता में आई तो पैरों में आगे पैर छू के चले गए। वो तो पैर छूने को तैयार हैं, पर हम पैर छुपाने को तैयार ना तब थे ना अब है, क्योंकि हम उनको अनटचेबल मानते हैं, अछूत मानते हैं, हम मानते हैं हम। तो कोई कहेगा जी क्या बेकार की बात करते हो, आप कैसे मानते हो? अरे भैया, इस हॉल के अंदर 500 आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी आ जाए तो ये 500 आदमी फैसला करेंगे कि उसको क्या मानना है, या एक आदमी फैसला करेगा कि क्या मानना है? 500। कौन फैसला करेगा? 500 करेंगे। तो जब मेजोरिटी यहाँ करोड़ों की है तो फैसला कौन करेगा कि कौन अछूत है कौन नहीं है? कौन कहेगा कि इसका खाना खाना नहीं खाना है? कौन कहेगा कि इससे शादी करनी नहीं करनी है? हम कहेंगे या एक आदमी कहेगा? पर ये होगा कब? जब 500 आदमी यहाँ होंगे, और अगर वो 500 इकट्ठे हो तो यहाँ 5000 होने चाहिए, और अगर वो 30% है तो यहाँ 31% होने चाहिए। और संविधान कहता है कि सब कुछ तुम्हारा अगर 51% है तो बताओ, बाबा साहब ने कोई कमी छोड़ी? कमी किसकी है? तो इस कमी को दूर करना है, और इस कमी को दूर करने के लिए ये 10 नियम जो हैं, ये बहुत सोच समझ के पुराने निकाले, ये सारे झगड़े खत्म करते हैं। ये 10 नियम मजहब के, जात के, लेन के, देन के, पद के, पोस्ट के, मंच के, माला के, छोटे के, बड़े के, काले के, गोरे के, स्त्री के, जेंडर के, डिस्क्रिमिनेशन के, पैसे के, अमीर के, गरीबी के, सबको खत्म करते हैं। ये कहते हैं भाई देखो, ये हमारा आपस का मामला है कि हम कैसे करना है, कैसे नहीं करना। कार, पहले हमें कार चाहिए, हम तय कर लेंगे कि कार में हम 20 बैठेंगे या 10 बैठेंगे, या रोज 4 बैठेंगे या 5 बैठेंगे, पर कार हमें चाहिए। पर नेता कहते हैं जी पहले ये फैसला कर लो कि बैठेंगे कौन, तो झगड़ा करा देते हैं। अबे कार को आने दो, जब कार हमारे पास आ जाएगी तो खूब इसमें बैठा 30-40 घुस जाना, इसमें टूटे फूटे कुछ भी ऊपर आने तो दो, आने दो। तो आने का एक ही रास्ता है कि आप इकट्ठे हो जाओ। संविधान आपको 80 लाख करोड़ का बजट देने के लिए तैयार बैठा है, क्यों बैठा नहीं बैठा है? जितने चाहो उतने सैंक्शन कर लो, जितनी चाहे उतनी सब्सिडी ले लो, जितने चाहे उतने अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना लो। भाई उन्होंने एक ऑर्डर पास किया 10% EBS। भाई बात बताओ, मतलब तुम पहले से सारा लेके जा रहे हो, फिर कह रहे हो भाई गरीबों को 10% देना है,
और उसमें भी तुमने ये कैप लगा दिया कि गरीब जनरल का ही होना चाहिए। भाई SC ST OBC में वो नहीं है, गरीब नहीं है क्या? जब गरीबों को दे रहे हो तो इन गरीबों को तो इनसे ज्यादा गरीब कौन है? इनके पास तो कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, कुछ नहीं। पर ऐसा नहीं है। संविधान जिसके हाथ में वो कुछ भी कर सकता है, पर संविधान उसी के हाथ में होता है जो इकट्ठा रहता है। ये बात हम पहले जानते थे जब सुखी रहते थे। पुराने समय में जब हमारा समन संघ था, एक भी एट्रोसिटी नहीं थी। फिर उन्होंने हमसे देखकर संघ बना लिया। बजाज साहब, हमारे नियम लिए विनय पिटक से गुरुजी हमारा इकट्ठा होने का काम सीखा और उन्होंने संघ बना लिया। और इतने से लोग हैं, पर जब संघ में बन जाते हैं तो ताकत बन जाते हैं। देखो, मिट्टी बड़ी हल्की होती है, पर जब वो मिट्टी इकट्ठी होती है तो पृथ्वी जैसी भारी हो जाती है, और जब पृथ्वी जैसी भारी हो जाती है तो हर चीज को खींच लेती है। मिट्टी भी इकट्ठी होती है, भारी होती है, तो वो भी खींच लेती है। हम तो आदमी हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ लोग इकट्ठे कर लिए, संघ बना लिया। आज सब चीज उनके पास है और इतने सारे लोग हैं, इनको क्या करना है? ना लड़ना है, ना मरना है, ना नारे लगाने हैं, ना कोई प्रदर्शन करना है, ना धरना करना है, ना किसी को गाली बकनी है, ना गलौच बनना है, कुछ नहीं करना है। हमारा संघ समन संघ, हमारा संघ समन संघ, हमारा संघ समन संघ, हमारा संघ। समन संघ। हो गया काम। बस इतना सा काम करना है। खूब खाओ, खूब नाचो, खूब पियो। संघ में कोई आपत्ति नहीं है। आप डांस करो, मौज करो, खाओ पियो, कमाओ धमाओ, कुछ भी करो, पर हर एक काम में ये कहते रहो हमारा संघ। हर एक को बताते रहो भाई, तेरी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो सकती है, तेरा संगठन कुछ भी हो सकता है, तेरा मजहब कुछ भी हो सकता है, तू कुछ भी करे, तू कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ लिख रहा है, तेरा रंग क्या है, रूप क्या है, तू आदमी है, औरत है, क्या है, क्या नहीं है। हम जात का जिक्र भी नहीं होने देते, पर ये बता दे कि समण है या बमण है। बस इतना सा काम है। इतना सा काम है कि अगर आप समन हो तो दूसरे समन को जगाओ। आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, कहीं भी रहो, किसी के साथ भी रहो, पर हमेशा दिल में ये रखो, मैं समन हूँ, मैं समन हूँ, मैं समन हूँ। ये कैंपेन है। अगर आप ये कहोगे कि मैं समन हूँ, मेरा दादा समन, मेरा पिता समन, मेरा राजा समन, हम समन है, हमारी सभ्यता समन है और समन है, और ये शब्द रट लोगे, हम तो मर जाएंगे गारंटी। क्योंकि काम बहुत बड़ा है, लगभग 120 करोड़ लोगों को बताना है और हमारे पास संसाधन बड़े कम है। अभी जो मैं समन हूँ ग्रंथ है वो आपको मिलेगा, उस ग्रंथ को दान में आया हुआ ग्रंथ है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो होते नहीं, चंदा हम लेते नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने दिवाली पे खर्च ना करके 60,000 समन ग्रंथ दिए, वो बढ़ जाएंगे। अगले साल का टारगेट है कि 6 लाख समन ग्रंथ, 10 रुपए का समन ग्रंथ एक आता, तो वो मिलेगा आपको। जिन लोगों ने दान दिया है उनका मिलेगा। तो वो बंटना होता है, आप छपा के बंटवा सकते हो, आप चाहो तो समन ग्रंथ खरीद के लोगों को दे सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों को दो। ये प्रचार प्रसार है। ये काम चल रहा है लगातार, 4 साल से बहुत तेजी से चल रहा है और ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हम समण होते जाएंगे, वैसे वैसे हम जीतते जाएंगे। और जैसे जैसे हम ये कहते जाएंगे मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ, वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी और हर चीज आपके पास ऑटोमेटिक चली आएगी। जैसे गई थी वैसे आ जाएगी। खुद लोग देने आ जाएंगे कि जी ये लो समण साहब, आपका ही काम है। तो आपका नाम होना चाहिए, मैं समण हूँ, या जैसे मैं लिखता हूँ समण। कोई पहचान अपनी नहीं रखनी, आइडेंटिटी, सिवाय इसके कि मैं समण हूँ और मेरा संघ है। बस 2 पहचान रखनी है और तीसरी पहचान नहीं रखनी है। तीसरी पहचान आप कहीं भी रखो, पर सामाजिक सबसे बड़ी पहचान है कि मैं समण हूँ और मेरा संघ है। और ये संघ आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप पे कोई बोझ लाद रहा है या आपसे ये कह रहा है कि आपने ये करना है, वो करना है। जो आपकी इच्छा है वो करो। सिर्फ प्रचार करने के लिए बोलता है कि आपको बताते रहना चाहिए अपने भाइयों को कि मैं समण हूँ। ऐसा काम इसमें चल रहा है, ऐसा काम करना है। 9 फरवरी को जो लोग ज्यादा काम करने वाले हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या जो लोग आगे देखना भी चाहते हैं, 9 फरवरी को दिल्ली के अंदर संगति लग रही है। 1 दिन की संगति है और सीट है मात्र 926, जो ऑडिटोरियम बुक कराया है। लगभग 300 सीट उसमें, 300 लोग उसमें मंच में बैठ जाएंगे, 1200 ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ खड़े रहेंगे जो ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता है। जो पहले अपनी सीट बुक कराएगा वो वहां आएगा, आए आके देखे। 500 रुपए का खुद का खर्चा है, क्योंकि समन संघ अपना खर्चा खुद देता है। जैसे यहाँ सबने 200 रुपए दिए, दिल्ली थोड़ी महंगी होती है, खाना महंगा होता है, अच्छा खाना लेते हैं, तो 500 रुपए का एक आदमी खर्चा आता है। जो अपनी सीट बुक कराना चाहे, जो आना चाहे, वो यहाँ किसी भी जो संघी है उनसे कह के अपना नाम पता दे दे, उनका नाम पता चला जाएगा और वो वहाँ सीट उनका बुक हो जाएगा। जो यहाँ पंजाब के अंदर काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखो एक अकेले व्यक्ति हैं गुरु प्रसाद सर, जो पूरी
तन मन से लगे पड़े हैं और वो अपनी जेब से धन भी खर्च करते हैं। संघ तो नहीं कहता पर वो मानते नहीं, वो खर्च भी करते हैं। ये संगति उन्होंने लगाई। उससे पहले भी विजेंद्र सिंह, कहाँ गए हमारे विजेंद्र सिंह सर? हमारे विजेंद्र सिंह सर हैं और वो 2 लोग हैं, उन्होंने मिलकर संगति लगाई। तो अभी भी उन दोनों ने मिलकर लगाई है। तो वो जो संगति ये लगी है, इसमें कम से कम हमको 5 लोग चाहिए ऐसे जो उनका साथ दें और काम को चाहिए। तो जो लोग स्वेच्छा से 5 लोग संघ में काम करना चाहते हैं और संघ को समझना चाहते हैं, ऐसे लोग गुरु प्रसाद सर के पास या परिहार सर के पास में अपना नाम अभी लिखवा दें। यहाँ उनको मदद मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। काम आगे बढ़ेगा, संघ आगे बढ़ेगा, मेजोरिटी आगे होगी, बहुमत आगे होगा, तो आपको लाभ मिलेगा, तो हमको लाभ मिलेगा। काम आगे नहीं बढ़ेगा, मेजोरिटी आगे नहीं बढ़ेगी, तो लंबा समय लगेगा। 100 साल लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि जीतेंगे जब, इकट्ठे होंगे तब। अगर आप ये सोचो कि यहाँ हमने बस समझ लिया कि हम समझ हो गए और हम जीत गए, तो आप मोहल्ले में तो जीत जाओगे क्योंकि मोहल्ले में इकट्ठे हो गए। पर देश की समस्या बड़ी है। देश में 140 करोड़ के करीब लोग हैं और बहुमत के लिए 70 करोड़ चाहिए आपकी बात सुनने के लिए, तो जाके वहाँ बात बनेगी। तो आपने सभी लोगों को बताना है, सिर्फ इतना ही करना है कि मैं समझ हूँ, इसी से काम बन जाएगा, इसी से सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों दुख दूर हो जाएंगे? आप उड़ीसा गए, उड़ीसा में आपके बच्चे का एडमिशन हुआ। अब आप तो पंजाब में रहते हो, आपको तो पंजाबी आती है, उड़िया तो आती नहीं। अब वहाँ जाओगे तो रिक्शे वाला लूटेगा, बस वाला लूटेगा, कोई मकान देगा, कोई नहीं देगा, बच्चे को कहीं बात समझ में आई नहीं आई, उल्टा सीधा खाना खाएगा, परेशान रहेगा, कोई मास्टर टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर आपका समण भाई वहाँ है, तो आप क्या करोगे? आप समन संघ में सिर्फ ये पूछोगे, भाई उड़िया में हमारा कौन है, हमारा उड़ीसा में कौन है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रोफेसर मनोज कुमार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके बेटे का उड़ीसा में हुआ, बड़े परेशान हुए। पर जब उनको बताया कि वहाँ हमारे समन संघी, उनका काम हो गया, वो लड़का घर जैसी स्थिति में रहता है। ये एग्जाम्पल है बहुत सारे जो लोगों को फायदे हुए हैं। ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, इससे बड़े बड़े भी हैं। आपके शादी ब्याह में फायदे होने वाले हैं, आपकी नौकरी में फायदे होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सुरक्षा में फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये पता रहेगा कि हर देश में हर जगह हमारा व्यक्ति है, तो आप कहीं कभी भी जाओ, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी जहाज में, आपको हर समय दिल में ये बात रहेगी कि मेरा यहाँ बंदा है। आप फोन करके जाओगे तो आप चाहे उसकी मदद लो या ना लो, पर आपको ये रहेगा कि लुधियाना में मेरा यहाँ बंदा है, लुधियाने में मेरे यहाँ लोग हैं। तो मैं निकल के भी जाऊँगा तो सिर्फ फोन करूँगा, हेलो हाय, मैं किसी घर नहीं आ रहा, किसी घर नहीं जा रहा। पर लुधियाना अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहेगा, वैसे ही भुवनेश्वर उसके लिए कहीं अजनबी नहीं रहेगा। ऐसे ही जो लोग हैं यहाँ जो विदेश में रह रहे हैं, वो भी समझ जुड़े हुए हैं, तो अब देश विदेश भी हमारे लिए कोई दूर नहीं है। पर ये फायदा तभी होगा जब सारे लोग जुड़ेंगे और सबको फायदा होगा। इसलिए सारे लोग जुड़े। किसी का कोई सवाल इसके बारे में हो तो वो सवाल जरूर करे, और कोई डाउट हो तो वो करे। 5 लोग लुधियाना से चाहिए, 5 से ज़्यादा हो जाए अच्छा है, पर कम से कम 5 लोग संघ की सेवा के लिए चाहिए ही चाहिए। 5 लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, वो अपना नाम जरूर दें। और अगर यहीं दे दें खड़े हो गए नाम, तो गुरु प्रसाद जी लिख लेंगे, और नहीं तो बाद में दे दें। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। और आप सबने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे हमारे भाई दूर दूर से आए हुए हैं, संघ के बहुत सारे संघी आए हुए हैं। संघ में एक बात होती है कि संघ में बोलने की बीमारी नहीं है, यानी संघ बोलने की बीमारी को खत्म कर चुका है। हम जानकारी देते हैं, हम भाषण नहीं देते। इसलिए हमारे संघी आते हैं, जानकारी लेते हैं और वो चारों तरफ फैलाते हैं। सभी संघी संगति में आने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे यहाँ आए, सभी ने संघ की सेवा की, संघ का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। संघ की सेवा करेंगे तो संघ उनको फल भी दे देगा। मेरी किसी बात से अगर संघ को कोई हानि हुई हो, कोई नुकसान हुआ हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ। साधु साधु यहाँ पे क्योंकि ये बात पहले बताई थी जब हम सुबह बैठे थे कि जब यहाँ पे डिटेल कंसेप्ट हो जाएगा और बता दिया जाएगा समण क्या है, समर्थन क्या है, काम कैसे करता है, तो आप लोगों के सवाल ये थे। तो जिसके जो सवाल हैं वो अपनी जगह खड़े होकर पूछ सकते हैं, कोई भी संगीत का जवाब दे सकता है। किसी भी
इसी तरह का सन से रिलेटेड, समण से रिलेटेड, जो 10 गोल्डन नियम बताए उनसे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है